नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव आयोग जाएंगे नतीजों पर पहली बार, बोले राहुल गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बैलेट में हार और ईवीएम में जीत जाती है बीजेपी, आखिर ये माजरा क्या है, पप्पू यादव का भाजपा पर तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की बात। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया सुनेत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया, और आगे जिक्र होगा कि हरियाणा के बाद यूपी के उपचुनाव को लेकर पार्टियां हुई रेस, सपा ने घोषित किए 6 सीटों पर प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव आयोग जाएंगे नतीजों पर पहली बार, बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है, जहां एक और राजनीतिक विश्लेषक इन परिणामों पर समीक्षा करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिली हार से झटका लगा है। अब लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इन चुनावी नतीजों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हरियाणा में मिली हार को अप्रत्याशित बताया है। वहीं राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जीत के लिए आभार भी व्यक्त किया। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जज्बात साझा किए और उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों में आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैलेट में हार और ईवीएम में जीत जाती है बीजेपी, आखिर ये माजरा क्या है, पप्पू यादव का भाजपा पर तंज। जी हां दोस्तों, मधेपुरा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीनों से चुनाव जीती है। पप्पू यादव ने कहा कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस को बढ़त थी, जैसे ही मशीन से गिनती शुरू हुई बीजेपी को बढ़त मिल गई। दरअसल सांसद पप्पू यादव मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद का हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी और इस चुनाव में वैष्णो देवी में हार गई है। ये बताता है कि भाजपा कहीं नहीं है, सिर्फ भाजपा ईवीएम मशीन में है। दोस्तों, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार त्यागने की जरूरत है और ईवीएम के विरुद्ध गोलबंद होकर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि इस परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए और इस मामले की कांग्रेस पार्टी को तुरंत फैसला लेना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में अयोध्या सीट हार गई थी। अब जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा इस बार वैष्णो देवी में हार गई। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर ली है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष ने आर्टिकल 370 पर खामोश रहने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केंद्र सरकार के तहत इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। गौरतलब है कि 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने नाम की हैं और उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया सुनेत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि कोई भी पीएम मोदी और किसी भी कांग्रेस नेता या राहुल गांधी के चुनावी भाषणों को उठाकर देख सकता है कि हम एकता की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं। सुप्रिया सुनेत ने सवाल किया कि
इस देश में नफरत फैलाने, लोगों को उनके कपड़ों, शमशान, कब्रिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र से पहचानने का काम किसने किया है? ऐसा करने वाले तो प्रधानमंत्री ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये खुद पर है तो वो दोष दूसरों पर मढ़ सकते हैं। इस देश को बांटने का काम पीएम मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी इस देश को एकजुट करने का काम लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। वहीं पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या पीएमओ इंडिया राजनीतिक भाषण देने और विपक्ष पर हमला करने के लिए एक सरकारी मंच और एक सरकारी कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए। इसके लिए वो बीजेपी के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के बाद यूपी के उपचुनाव को लेकर पार्टियां हुई रेस। सपा ने घोषित किए 6 सीटों पर प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट गई है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें पार्टी की ओर से सूची जारी की गई। सूची के मुताबिक करहल सीट पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वर्ष 2022 में ये सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीती थी, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के चलते उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। दोस्तों, इसके अलावा सपा ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के कारण इरफान की सदस्यता खत्म किए जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा ने फैजाबाद सीट से पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने के कारण खाली हुई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग से मिलने जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन। भूपेंद्र हुड्डा समेत नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को मिले बहुमत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली पहुंचे। दूसरी ओर हरियाणा के चुनाव रिजल्ट को लेकर शाम 6 बजे कांग्रेस डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएगा। इस कांग्रेस डेलीगेशन में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश शामिल होंगे। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव नतीजों के रुझान पर निराशा व्यक्त की। प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो आश्चर्यचकित हैं और मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि उन्हें विभिन्न स्थानों से शिकायत मिली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बाद में वो हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव यात्रा बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, गया समेत 11 जिलों की डेट आ गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दुबई से लौटते ही आरजेडी ने उनकी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दशहरा के बाद 16 अक्टूबर को तेजस्वी दूसरे चरण के यात्रा पर निकलेंगे और रात्रि प्रवास भी वहीं करेंगे। 11 दिन की यात्रा के दौरान तेजस्वी 11 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। तेजस्वी यात्रा के दौरान एक बार में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता से मिलते हैं। तेजस्वी 16 अक्टूबर को बांका से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे और 26 अक्टूबर को गया जिले में पूरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसे नतीजे स्वीकार नहीं, अधिकारियों ने की गड़बड़। कांग्रेस ने हरियाणा में हार का ठीकरा, फिर ईवीएम के सिर फोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने फिर से एक बार हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली है। ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं।
जिस तरह की शिकायतें लगातार आई रही हैं हमारे उम्मीदवार के बारे में 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियों जो 99% थी उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया। जिन मशीनों को छुआ नहीं गया, जिनकी बैटरियाँ 60 से 70% थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने उनको पराजित किया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो चुकी है। जम्मू की नौशेरा विधानसभा सीट से जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा पाए और यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार ने उन्हें पराजित कर दिया। वहीं हार के बाद रविंद्र रैना ने कहा कि मैंने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है। मैं उनके समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रैना को 27,250 वोट मिले और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से 7,819 वोट के अंतर से हार गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 47 साल के रविंद्र रैना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी ने रिकॉर्ड 29 विधानसभा सीटें पर विजय हासिल की है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार यहां पर बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद इनकी जो गठबंधन है 50 सीटों पर आगे चल रही है, जीत चुकी है और भाजपा 28-29 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जिसके बाद यहां पर अब कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार जम्मू कश्मीर में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के, वो हार चुके हैं चुनाव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव में हो रही है जमकर धांधली, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन मचा दिया बवाल। जी दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है। सुप्रिया स्नेत का कहना है कि तस्वीर जरूर बदलेगी क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमें यकीन है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। चुनाव आयोग अपना डाटा अपडेट नहीं कर रही, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कबूतर भी पर नहीं मार रहा था। दोस्तों कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत ने कहा कि ये तस्वीर अभी बहुत जल्द पलटेगी और तस्वीर पलटने में देर नहीं लगेगी। हमारे लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आ रही है। बहुत देर से मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रही हूँ, वहाँ पर डाटा अपडेट नहीं हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा वोट शेयर बीजेपी से काफ़ी आगे है और ये सीटों में ज़रूर तब्दील होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी चल रही थी और समय पर डाटा अपलोड नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत का बड़ा दावा, बड़ा आरोप। कहा सीएम सैनी ने पहले ही कह दिया था कि मैंने जीतने की पूरी व्यवस्था कर दी है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस के पिछड़ने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम पूरे आने दीजिए। दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहाँ स्थानीय नेतृत्व मौजूद है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसा होना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उन्हें इसे घोषित करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अगर चेहरा है तो उसे घोषित करें, हम उनका समर्थन करेंगे। शिवसेना की ये स्पष्ट भूमिका है कि जनता में भ्रम नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि लोगों को पता चले कि किसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिना नेतृत्व के काम नहीं होगा। साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद ने सीटों की सूची को लेकर कहा कि दशहरे के मुहूर्त पर महाविकास अघाड़ी की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होता है, यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी का हाईकमान महाराष्ट्र और मुंबई में है, इसीलिए इससे संबंधित निर्णय हम महाराष्ट्र में लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की जो सीएम ने बयान दिया था, सीएम ने कहा था कि मैंने जीत की पूरी व्यवस्था कर दी है। उस पर भी संजय राउत ने बीजेपी को घेरा और कहीं ना कहीं धांधली के संकेत उन्होंने दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में चल रही संविधान खत्म करने वाली सरकार, अलीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि देश में संविधान खत्म करने वाली सरकार चल रही है, इसके गलत मंसूबे कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। इसे लेकर राहुल गांधी निरंतर अभियान चलाए हुए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जीटी रोड स्थित फॉर्च्यून होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दावा किया कि विधानसभा के उपचुनाव
चुनावों में भाजपा सभी 10 सीटों पर हारेगी, गठबंधन सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खैर विधानसभा क्षेत्र समेत 5 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर हाईकमान को निर्णय लेना है। सम्मेलन का मूल उद्देश्य संविधान को बचाना है। उपचुनाव की तैयारी भी साथ चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, असली आज़ादी 2014 में मिली वाले बयान पर कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जबलपुर की जिला अदालत ने कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर नोटिस भेज दिया है। अब अपने विवादास्पद बयान पर उनको अदालत में अपनी सफाई देनी होगी। दरअसल कंगना रनौत ने साल 2021 में कहा था कि 1947 में भारत को मिली आज़ादी नहीं भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। कंगना के बयान पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। समाज के अलग अलग वर्गों से कंगना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। लोगों के कंगना से पद्मश्री पुरस्कार वापस मिलने तक की मांग की गई थी। इसके खिलाफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता अमित साहू ने कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी कंगना का ये बयान शर्मसार करने वाला है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कंगना के इस बयान के विरुद्ध परिवाद दायर करने वाले शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित साहू का कहना है कि देश की आज़ादी पर दिए गए कंगना रनौत के बयान से न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान हुआ है, बल्कि हर भारतीय को ठेस भी पहुंची है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंगना का बयान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले अमर सेनानियों का अपमान है। 1947 में देश को आज़ादी लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, महाविकास अघाड़ी की बैठक, बीमार पड़ गए सीएम शिंदे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों के नतीजे आए हैं, जिसमें हरियाणा में भाजपा और जम्मू में कांग्रेस एनसी को बढ़त मिली है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद अब बारी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार को महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत भी खराब हो गई है। इस वजह से उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और यहां तक कि कैबिनेट की बैठक भी कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक जारी है। बैठक में नाना पटोले, संजय राउत, बाला साहेब थोराट, अनिल देसाई, जितेंद्र आहवाट, जयंत पाटिल शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई थी। नरीमन पॉइंट के होटल ट्राइडेंट में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से करीबन 180 से 90 सीटों पर तीनों पार्टियों में सहमति बन पाई है। अभी भी करीब 100 सीटों पर बात अटकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीमार होने के कारण मुंबई के सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में दोपहर बाद होने वाली महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई। इसके अतिरिक्त शिंदे की सोलापुर की योजनाबद्ध यात्रा, जहां वो लड़की बहन कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की बीमारी पिछले कुछ दिनों में जागरण सहित विभिन्न नवरात्रि कार्यक्रमों में भाग लेने से हुई अत्यधिक थकान के कारण हुई है। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और वो फिलहाल अपने आधिकारिक आवास वर्षा में स्वस्थ लाभ ले रहे हैं और अनुमान था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ये बैठक अंतिम कैबिनेट सत्र होगी। मुंबई के दादर इलाके में उद्धव ठाकरे शिवाजी मंदिर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्यव्यापी वज्र निर्धार सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मत के आंकड़े पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन पर हरियाणा के चुनाव में इस बार फुल स्टॉप लगा चुकी है। कांग्रेस पार्टी बेहद बड़ी जीत एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिली हरियाणा में और शुरुआती रुझान जो सुबह से मोमेंटम हरियाणा में बन रहा है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बन रहा है। गिनती शुरू हुए आधे घंटे ही हुए थे कि आधे घंटे के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। और दोस्तों, जो 90 सीटों के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस 90 सीटों में 60 से ज्यादा सीटें
कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और ये अभी शुरुआती रुझान है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुबह सुबह बैलेट बॉक्स खुला और जैसे ही गिनती शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि लगातार तेजी से आंकड़े कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बढ़ते चले गए और सभी एग्जिट पोल और तमाम ओपिनियन पोल्स पर मोहर लगाते चले गए हैं ये आंकड़े। और अब 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं अगर शाम तक यही मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो। इतना ही नहीं दोस्तों, रिकॉर्ड भी टूट सकता है और यह भी हो सकता है कि सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी आकर के सिमट जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नौबत जो है वो हरियाणा में ऐसी आ चुकी है कि भाजपा को सिंगल डिजिट पर सिमट कर रहना पड़ सकता है, क्योंकि शुरुआती रुझान में ही भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी भी राजनीति बाकी है, क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही हो, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा और कांग्रेस का जो हरियाणा का जो नेतृत्व है वो कौन होगा। उसको लेकर कुमारी शैलजा हो या फिर यहाँ पर हुड्डा हो, इनको लेकर अभी बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जानी है और तय करना है कि आखिरकार इस बार किसको मौका दिया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ उन कारणों का भी यहाँ पर जिक्र होने लगा है जिसको माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो महिलाओं का मामला है, जो किसान पहलवानों का मामला है, आखिरकार कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हरियाणा के चुनाव में कर दी।